प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज हमारा टॉपिक थर्मल फिजिक्स पार्ट 2, जिसमें बात करेंगे हम कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें खास होगा रेडिएशन और कंडक्शन। ठीक, देखते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन तो आपको पहले बोल दिए 2 और 3 हैं, फिर भी हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो बढ़ते हैं इसके अंदर एक हल्का सा ग्लांस रिवीजन। जैसे मैं इसमें पिक्चर लाऊंगा स्लाइड से, आपको लगे सब फॉर्मूले देखे में, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ एम्फेसिस करूँगा, उसको आप ढंग से मार्क करिएगा। राइट, कैलोरीमेट्री जब भी इसके अंदर बात करते हैं, हीट लॉस्ट कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा जाए, मिक्सचर में क्या कंटेंट है आपको देखना है। कभी केस होगा वाटर और आइस का, कभी होगा वाटर और स्टीम का। हर की आपको लेटेंट हीट मालूम है, किस में कहाँ पर 540 आता है, कहाँ पे 80 आता है। स्पेस हीट आपको मालूम है। जहाँ वाटर की बात करेंगे 1, जहाँ कभी बात करेंगे स्टीम की तो आपको मालूम है कितनी होती है। जहाँ बात करेंगे आइस की तो 0.5 होती है। राइट, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से सीधा तरीका, फेस चेंज का फॉर्मूला ये मालूम है। थर्मल एक्सपांशन बिल्कुल लास्ट में इसको लेंगे, 3 अल्फा बीटा गामा। इस पर क्वेश्चन वहाँ अच्छा होता है जब आपको कभी मालूम पड़ा निकालना है गामा दिया अल्फा, तो आपको मालूम है बीटा होता है ट्वाइस ऑफ अल्फा, गामा होता है थ्राइस ऑफ अल्फा। और फिर जब किसी भी कंटेनर में किसी सॉलिड के हिसाब से ग्लास हो या कुछ भी हो, अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो एपरेंट एक्सपांशन भी होता है। तो ये फॉर्मूला अपन जोड़ लें, जो एपरेंट एक्सपांशन होता है, गामा एपरेंट इज इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। ये कभी कदार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर गामा एपरेंट 0 हो जाए, इसका मतलब लिक्विड लेवल रिमेन्स अनचेंज। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिमेन्स कांस्टेंट अनचेंज। आपके पास अगर मान लीजिए गामा सॉलिड डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन आपको अल्फा दे रखा है, तो आप बोलोगे गामा इज इक्वल टू क्या होता है, थ्राइस ऑफ अल्फा। और जो भी अल्फा दे रखा रख दीजिए, वो गामा आपका आ जाएगा सॉलिड का, उसको रख दीजिए, कर लेंगे। तो वो आपका रिलेशन हमेशा बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा और गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा कर सकते हैं। ठीक, अभी अपन हल्का सा ग्लांस रिवीजन कर रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे। हीट ट्रांसफर कंडक्शन, यहाँ मैं आपसे बोलूँगा दोनों को कनेक्शन कर दीजिए। उधर आपका था इलेक्ट्रिक कंडक्शन के हिसाब से करंट कंडक्शन, यहाँ पे हीट कंडक्शन, इसको हीट करंट कह सकते हो। उधर होता है टेम्परेचर ना होकर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ होता है टेम्परेचर डिफरेंस। कभी मैं डेल्टा टी लिखो मत कर देना केल्विन, हमेशा ध्यान रखना इस समय सेल्सियस चल रहा है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इधर आपका चलता है रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक, इधर चलेगा आपका थर्मल। अगर यहाँ आर ही लिखें तो आपका चलता है एल अपॉन रो को लिख सकता हूँ सिग्मा, तो नीचे आ गया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा के हिसाब से। ऊपर रो चलती रेजिस्टिविटी 1 अपॉन सिग्मा के, सिग्मा क्या कंडक्टिविटी, यहाँ हो जाएगा हीट रेजिस्टेंस एल और नीचे हो जाएगा के ए। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, सीरीज में जब कुछ होगा तो हीट करंट क्या होती है, सेम होती है। आप डेल्टा थीटा 1 अपॉन उसका रेजिस्टेंस आर एच 1, डेल्टा थीटा 2 उसका आर एच 2 और कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, और एक कभी जंक्शन पे अगर आपको, जैसे हम निकालते थे अपन पोटेंशियल, ऐसे लिख रहा हूँ, कभी जंक्शन पर आपको निकालना हो टेम्परेचर, तो सीधा तरीका बता रहा हूँ, सिग्मा की थीटा अपॉन सिग्मा की। इससे आप क्वेश्चन फास्ट करेंगे। अभी अगर कोई होगा तो देखेंगे अपन, K2 थीटा 2 K1 प्लस K2 जंक्शन पर। एक इमेजिन कर लो, सपोज जंक्शन है, ये आपको यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, सपोज कुछ भी 40, या दे दिया 100, या इसका K1 दे दिया, या इसका K2 दे दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। आपने आराम से K1 थीटा 1 K2 थीटा रखा, K1 जंक्शन पे निकालोगे टेम्परेचर क्या होगा। कभी इसको 0 दे बच्चे कन्वर्ट कर दे 273, नहीं जोड़ना, केल्विन नहीं है, सेल्सियस ही है। तो अगर 0 रखूँ या 100 रखूँ तो ये नहीं, इसको आप कन्वर्ट करो केल्विन में, वो सेल्सियस से चलेगा। तो सीधे पार्ट वाला K1 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, रेडिएशन केवल आजकल सिलेबस पे रेडिएशन लिखा है, इसलिए अपने 3 स्टीफन वोल्टेजमैन लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, और कह दीजिए आगे आपका जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब कुछ इसमें आजकल मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी हमको हर का आइडिया रखना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ है, रेट ऑफ हीट लॉस और एक रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला हमको इतना ध्यान रखना है, डराने के लिए कुछ भी नहीं, केवल आपको ध्यान रखना है कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है और आपको बोला जाए कि साहब सेम रेट से हीट लॉस हो रहा है, तो फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, तो उसको अपन आराम से कर सकते हैं। मैं एक फॉर्मूला यह दे रहा हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी एम एस
डी थीटा अपॉन डी टी। ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और ये है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। और ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। बाकी आप जानते हो एमिसिविटी जो भी है, देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ आता है, हल्का सा रिकॉल कर रहे हैं केवल। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इसमें कभी भी आपको दिया जाए इनिशियल ये दिया, ये दिया, ये दिया, अननोन छोड़ दिया, ये निकाल सकते हैं, नहीं अभी नहीं क्योंकि के भी नहीं, तो फिर आपको दूसरा दे देंगे पेयर, थीटा 1 डैश दिया, ये दिया, T2 दे दिया, फिर इसको T1 मान लो, ये दे दिया, तो अब दोनों को डिवाइड करोगे, के गायब हो जाएगा, फिर आप आराम से निकाल सकते हो थीटा 0 क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ दिक्कत नहीं। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें दोनों को स्टीफन को इनको जोड़ना हो तो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, और कभी टी दे रखा तो उल्टा करके 1 अपॉन लैम्डा एम। विन आपको कांस्टेंट मालूम है, और एक आपका ई इज इक्वल टू सिग्मा T4। अगर मैं यहाँ पर पावर की बात करूँ तो ये चलेगा सिग्मा AT4। यह यूनिट चलती है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एरिया से मल्टीप्लाई करो जूल पर सेकंड हो जाएगा, इसलिए एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल पर सेकंड, ये वॉट हो गई, रेडिएटिंग पावर हो गई। आप तो सिंपल देखो पूरी एनर्जी बोल रहे हैं, Q इज इक्वल टू EAT, Q इज इक्वल टू ईट कह दीजिए। अगर T से डिवाइड कर दिया तो पावर हो गई, और A से भी डिवाइड कर दिया तो ये इंटेंसिटी हो गई, एमिसिव इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब। 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम वाटर। आइस इसको पिघलना है, वाटर ये हीट गेन करने वाला है और हीट लॉस करने वाला है। टेम्परेचर मिक्सर क्या होगा? अगर हम इस समय आइस को पहले ये बोलें कि आइस आपके लिए पूरा अगर मेल्ट करना है तो इसको कितनी चाहिए, और वाटर क्या दे सकता है, हीट अवेलेबल कितनी है, तो हमने हीट चाहिए जिसको पहले बोले तो 10 इंटू 0.5 इंटू 20, ये आ गया, आइस गर्म हो गया -20 से 0 तक। इसके बाद ये 10 इंटू आइस के हिसाब से 80, इस समय ये 0 का पानी बन चुका है, यानी कि हमारे लिए फेस कन्वर्जन के हिसाब से मेल्टिंग के बाद ये 0 डिग्री का पानी बन चुका है, आइस टू वाटर। जोड़ें इसको, ये हो गया 800 प्लस 100, यानी कि इसको 0 के पानी के लिए 900 कैलोरी चाहिए। पानी क्या दे सकता है, जरा 50 से इसको अगर हम ठंडा करें 0 तक, ये 0 तक ठंडा हो रहा है पानी, तो ये हमारे लिए 10 इंटू 1 इंटू 50, ये 500 ही दे सकता है। चाहिए 900 अगर पूरे 0 के पानी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मिल रही 500, इसका मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। तो जो मेल्ट होगा पहले गर्म तो हो जाएगा 0 तक, लेकिन जब मेल्ट होगा तो जो होगा वो 0 का पानी बनाएगा, और पानी 0 पे आ ही रहा है, तो इसका मतलब मैं क्यों सॉल्व करूं, मिक्सचर का टेम्परेचर 0 हो गया। तो हमने देख लिया कि हमको जितनी चाहिए उससे कम अवेलेबल है, इसलिए पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। तो जो मेल्ट होगा पहले गर्म पूरा एक साथ हो जाएगा, वो 0 का पानी बनाएगा, और पानी 0 पे आ ही रहा है, इसका मतलब मिक्सचर टेम्परेचर 0 हो गया। अब अगर पूछा जाए कितना पानी कितना बर्फ, तो आप मान लीजिए सपोज x ग्राम मेल्ट हुआ, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं x इंटू पॉइंट, यहाँ पे हमारा पूरा गर्म हो गया, इसको लिखें 100, x इंटू कितना है ये 80, और ये कितना है 500। तो आपको दिख गया कि वास्तव में कितना मेल्ट होगा, x बराबर आ गया 5 ग्राम। इसका मतलब 5 ग्राम आइस पानी बदल जाएगा। तो अगर मिक्सचर का कंटेंट पूछें तो आइस तो कम हो गया, आइस कितना रह गया, अब टेम्परेचर 0 डिग्री पे आइस भी है जो है, और जो पानी बना वो 0 पर है। अब आइस कितना रह गया, तो आइस तो हो गया 10 - 5, मिक्सचर में 5 ग्राम तो आइस रह गया, और जो कन्वर्ट हुआ पानी में उतना पानी बढ़ गया, तो वाटर कितना हो गया 10 + 5, कुल मास तो वही रहेगा मिक्सचर का, ये 15 हो गया। ये 0 पर पानी है, जो पानी बना वो 0 का पानी है, और आइस जो है वो भी 0 पर है। तो चेक भी हो गया कि मिक्सचर का टेम्परेचर 0 है, और कितना पानी 15 ग्राम, कितना आइस 5 ग्राम। इस बार क्वेश्चन स्ट्रीम पर स्टार्ट हो गया। स्ट्रीम पास कर रहे हैं 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है,
व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ दिस वन, अब देखिए पानी 10 से 80 जाएगा और स्टीम जो है, पहले स्टीम जो 100 पर है, माना x स्टीम कंडेंस होती है, तो कंडेंस के हिसाब से 540। अब मन में बोलना ये स्टीम S2 100 का पानी बन गया, फेज कन्वर्जन। अब ये जो वाटर बना x, ये चलेगा कहाँ तक टेम्परेचर, 80 तक, 100 से 80 जा रहा है, तो जो x है वो जा रहा है 100 माइनस 80 20। अब जो ये पानी है 20 ग्राम, ये 20 ग्राम पानी 10 से 80 तक जा रहा है, तो 20 इंटू 1 इंटू 80 माइनस 10, ये हमारा पानी गर्म हुआ, इतना हमारे स्टीम को काम करना पड़ा। देखा एक्स कितनी स्टीम कंडेंस हुई, जो कंडेंस होगी वो पानी बन रहा है। तो हमको क्या पूछा है, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट, यानी कुछ जवाब 20 में जुड़ेगा। देखते हैं कितना, ये हो गया 540x, ये हो गया 20x, ये हो गया कितना 70 इंटू ये 1400, तो यहाँ पर मेरा हो गया 560x इज इक्वल टू 1400। छप्पन दूनी 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 और 11, 112 पॉइंट कितना रह गया 28, 280, 56 इंटू 5 बैठना चाहिए, 5 छंग 30, 2.5। इसका मतलब 2.5 ग्राम स्टीम कंडेंस होगी जो पानी में बन रही है, तो पानी की मात्रा हो गई हमारी 20 प्लस 2.5 यानी कि 22.5। A beaker is completely filled with water, overflow was heated cooled, there is expansion of water below as well as above। आपको मालूम है पानी का विचित्र व्यवहार, तो बात बिल्कुल सही है, एक्सपेंशन ऑफ वाटर एज वेल, ठीक है। इसका मतलब विचित्र व्यवहार के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो ये रीज़न है और ये एजशन बन रहा है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बात बिल्कुल स्टैंडर्ड है। फोर्थ, पानी का विचित्र व्यवहार। कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट ऑन हिल बिकॉज, आपको मालूम है जब हम जा रहे हैं हिल पर तो हाइट के साथ प्रेशर कम हो रहा है, और जब प्रेशर कम होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, इसका मतलब जो भी पानी उसको लेस हीट मिल रही है, अगर उसको हीट कम मिल रही है तो उसको जो रॉ मटेरियल हम देंगे, फूड देंगे, उसको पर यूनिट टाइम कम हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो इस पानी के अंदर लेज़र हीट कंटेंट है, हीट कंटेंट कम है, ये बात चल रही हिल एरिया के हिसाब से, तो वहाँ पर ये हीट जो ट्रांसफ़र करेगा पर यूनिट टाइम वो कम करेगा। इसका मतलब कुकिंग के हिसाब से टाइम, जितना उसको हीट चाहिए उसको पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब जहाँ पर हम हिल एरिया में बात करेंगे हमारी कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब भी जाते हिल एरिया में प्रेशर कुकर ले जाते हैं। अब प्रेशर कुकर नाम रखा, जैसे बोला प्रेशर कुकर तो प्रेशर बढ़ गया तो उल्टा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ज़्यादा हीट कंटेंट होगा, अगर हीट कंटेंट ज़्यादा है तो पर यूनिट टाइम ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। इसका मतलब टाइम कुकिंग का क्या लगेगा, कम, कुकिंग क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो मस्ती में कह सकते हो जब भी आप हिल एरिया पे जा रहे हो, दो बातें पहले तो अपन कंसेप्ट के लिए बोले, नो डाउट सबसे पहले प्रेशर कम हो रहा है, ओके, और रिड्यूस हो रहा है, ये भी सही है, यानी आपका जवाब गया बोथ 2 और 3। लेकिन इसको समझने के लिए बोल दिया जाए तो अपने कंक्लूजन कह सकते हैं जब भी हिल एरिया जाओ साथ में प्रेशर कुकर ले जाओ, ताकि कुकिंग के हिसाब से आपको दिक्कत ना आए। टू सब्सटेंस ए एंड बी ऑफ इक्वल मास और हीटेड यूनिफॉर्म रेट ऑफ, ठीक है, ए और बी अंडर सिमिलर कंडीशन ग्राफ बिटवीन, वो तो क्वेश्चन बनाने के लिए लिख रहा है, टेम्परेचर टाइम शोन इन फिगर। देख रहे हैं ए पर ये फेस कन्वर्जन हो रहा है, टाइम लग रहा है इसमें कितना, 4 सेकेंड। बी का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ से यहाँ, 4 से ये है आपका 6.5, तो यहाँ तो लगा 4 सेकेंड टाइम और यहाँ लगा
2.5 सेकेंड डिफरेंस। हीट एब्जॉर्ब बाय ओनली फ्यूजन एस, इसका मतलब मास तो इक्वल दे रखा है, तो जो टाइम है वही डिसाइड कर देगा। तो एच ए के हिसाब से 4 सेकेंड है, और हीट एब्जॉर्ब के हिसाब से हम अगर बोलें जिस भी रेट से दे रहे हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू रेट इनटू टाइम, तो जो हीट है उसका रेशियो डिपेंड करेगा टाइम के रेशियो पर। हीट ए अपॉन हीट बी इज इक्वल टी ए अपॉन टी बी। व्हाट इज टी ए? 4, 2.5, इसको हो सकता हूँ 5/2, 8/5, 2.5 को 5/2। तो ऐसा नहीं कि आप ग्राफ देख के घबरा गए, वो तो चल रहा है प्रोसेस पे, गर्म कर रहे हैं, सेम रेट से कर रहे हैं। दोनों के लिए बोला कि भाई टेम्परेचर का टाइम के साथ क्या है, तो दिख गया कि फेस कन्वर्जन की बात करिए, एक को लगा 4 सेकेंड, को 2.5, तो हीट क्या होगी टाइम के हिसाब से, टाइम इंटू 6 कैलोरी, उसको भी हमको रेशियो में घटाना है, मतलब ही नहीं। इन द फिगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है, खटाक से देखा, दिख रहा है यहाँ पे ये एनर्जी मैक्सिमम है, तो लैम्डा टी इज इक्वल टू बी। पॉसिबल टेम्परेचर ब्लैक बॉडी निकाल लोगे आप, जो जरूरत नहीं करने की, बी आपको मालूम है, कांस्टेंट अपॉन लैम्डा एम। सॉल्व कर लीजिए, इजी बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, नो डाउट। इस लैम्डा एम को आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, रख दोगे बी, रख दोगे 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप इसको सीधे ले जाओ ई इज इक्वल टू के हिसाब से, ई इज इक्वल टू सिग्मा T4, और कभी पावर ले जाए तो सिग्मा ए T4, और टी के साथ आप लैम्डा को जोड़ सकते हो। तो कभी ऐसा बन सकता है क्वेश्चन पावर के साथ ए भी आ गया और टी को उल्टा कर दिया, यहाँ से दिया टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λm, तो 1/λm नीचे पावर 4 हो जाएगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। अभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, अभी इस ग्राफ के साथ हम ये क्वेश्चन जोड़ सकते थे, लेकिन अभी इतनी सी बात, जब दो को कंपेयर कर ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। देखें आगे बढ़े, और ये देखो आ गया, इसलिए वैरायटी यहाँ पे लिखा 3B, ध्यान से पढ़ना। 3 stars PQR found the intensity of violet color is maximum in the spectrum of P। P इसके लिए कौन सा कलर? वॉयलेट, ठीक है, और वॉयलेट का लैम्डा क्या होता है? मिनिमम। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिमम स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार आर। आर यहाँ रख दो भाई, वेबग्योर करते हैं अपन, यहाँ ग्रीन लिख देते हैं, चलो। तो ग्रीन के लिए यहाँ पे ये लैम्डा इसके हिसाब से, और रेड के लिए है स्पेक्ट्रम क्यू में, तो क्यू रेड सबसे लास्ट में, यहाँ वैसे इसका लैम्डा मैक्सिमम होता है, दिख गया। रेड के लिए लैम्डा मैक्सिमम है और इसके लिए मिनिमम है, और हम जानते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो खटाक से जवाब दिख गया। जिसका लैम्डा मिनिमम उसका टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम। ये लैम्डा मिनिमम किसका? वॉयलेट का, और मैक्सिमम किसका है बोलो? लैम्डा। रेड का तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ ये लगा दूँ तो Tp इज मोर देन Tr इज मोर देन Tq। Q है उसका सबसे कम टेम्परेचर, क्योंकि उसका लैम्डा R के साथ रेड के अकॉर्डिंग आ रहा है, और जो हमारा P है उसका सबसे अधिक टेम्परेचर, क्योंकि उसका लैम्डा वॉयलेट के अकॉर्डिंग आ रहा है। और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से T इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। मेक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हुए आराम से करिए और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ ध्यान रखना हमेशा केल्विन होता है। द एनर्जी रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ, दिस वन। भाई आप इसको तो आराम से कर सकते हो। देखें भाई इसके हिसाब से लैम्डा क्या आता है, तो दिख जाएगा मेरा लैम्डा इज इक्वल टू B/T। जब मैं इसको B, बस क्वेश्चन का फ्रेमिंग आपने देख लिया, मीटर केल्विन है, और नीचे T रखूँगा ये, तो ये जो वैल्यू आती है, जो आ जाए वैल्यू, उसी की एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। बस आपको देखना ये लगभग 5760 है, 55, इसका मतलब ये इसके आसपास आ रही है, और ये है इसका मतलब ये कौन सा? U2। तो U2 की एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। जीरो किसी की होगी नहीं, तो जीरो तो गलत हटा दो। तो U2 की वैल्यू U1 से भी ज़्यादा, तो मैं U3 का भी कह नहीं सकता क्या है।
तो हमारा यहाँ जवाब हो गया कि U2 की वैल्यू U1 से ज़्यादा। बस सीधा सा है कि जिसकी वैल्यू आ रही लैम्डा, वो लैम्डा हमको देगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये ध्यान रखना, जहाँ पे इस जगह चलता है T वो हमेशा केल्विन में होता है। आराम से आप 273 जोड़ देंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना कौन सा किसका पूछा है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। L, आगे बढ़ते हैं। वॉल इज 2 लेयर A एंड B, डिफरेंट मटेरियल यानी कि अलग अलग कंडक्टिविटी होगी। बोथ इज हैव द सेम थिकनेस, ओके, यानी सेम हो गया। थर्मल मटेरियल A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, अगर B की K है तो A की 2K हो गई, ठीक है। इन स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द वॉल इज दिस, इसका मतलब इस समय हीट करंट दोनों के लिए जो सेम है उसको अगर हम लिखें टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस थर्मल। पहले इसको बना लेते हैं प्रोपोर्शनल के अंदर। रेजिस्टेंस क्या होता है, L अपॉन KA, ऊपर चला जाएगा ये। A सेम है, L सेम, इसका मतलब डेल्टा थीटा इंटू K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कितना आसान हो गया, डेल्टा थीटा आपको डिफरेंस दे रखा है B के लिए, तो ऊपर ही ले लेते हैं, नीचे ही डेल्टा थीटा B, उल्टा कर दो, ऊपर आ जाएगा KB और नीचे आ जाएगा K। इसका मतलब KB कितना है K, तो K कितना है 2K, यानी आपका जवाब हो गया डेल्टा थीटा जो निकालना है टेम्परेचर A वॉल के लिए, दैट इज डेल्टा थीटा B लिख रहा है अपॉन 2। इतनी सी बात, 36/2 दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस। फिगर शोज अ कॉपर रोड जॉइंट स्टील रोड, द रोड्स हैव इक्वल लेंथ। फिगर देख रहे हैं, दोनों सीरीज़ में है। मैंने अभी एक तरीका बताया तो उससे आप कर लेना, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। सेल्सियस में रखना है तो थीटा जंक्शन इज इक्वल टू, इसको K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं, कंडक्टिविटी 0 इंटू K1 प्लस 100 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 रख दीजिए, सॉल्व आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आएगा वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा, सीधा सा क्वेश्चन। 2 रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल विल टू गेट द शोन फिगर। जैसे फिगर देखा या एरिया डिवाइड किया है, और जब भी एरिया डिवाइड करते हैं कोई भी चीज़ हो, उधर कैपेसिटर हो इधर ये हो, हमेशा डिवाइड करने पे बनते हैं पैरेलल में, बिल्कुल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तरह। R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और आप आराम से R यहाँ ध्यान रखना L अपॉन K, तो हमारे लिए बस L अपॉन K के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में K1 K2 रख दोगे, और लेंथ तो सेम है, एरिया इसका इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो K इफेक्टिव निकालना है, A हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 1/L K1A, और ये 1/L K2A। देख सकते हो जवाब कितना आसान, A L कैंसिल हो गया। K इफेक्टिव बोल दूँ इसको, या K डैश लिख देता हूँ, K डैश इंटू 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो इफेक्टिव K डैश बराबर दोनों का अर्थमेटिकल मीन K1 प्लस K2/2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, गलत नहीं होने चाहिए। θ1 से θ2 टाइम दे दिया T1, नेक्स्ट 10 मिनट्स 42 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट। बस इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, θ1 माइनस θ2 बाई T1 K टाइम्स θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। अगला पेयर थीटा जो भी आगे क्या चल रहा है, गेट कूल टू दिस का मतलब आगे चल रहा है θ2 से थीटा कोई डैश तक अपॉन T2 K θ2 प्लस θ2 डैश बाई 2 माइनस θ0। जब मैं डिवाइड करूँगा K कैंसिल होगा। अब मैं इतना सा बोल रहा हूँ क्वेश्चन से, ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, ये अभी अननोन है। अगेन देखिए फर्दर 50 to 42, ये दिया ये 50 है ये 42 है। अगेन ये 10 मिनट्स है, ये दे रखा है, डिवाइड करने के गायब हो गया है, ठीक है। ये दे रखा है दे रखा है दे रखा है, यानी ये दोनों में अननोन कौन है, θ0। यानी आपसे पूछा होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, निकाल लेंगे, खास बात नहीं। गुणा भाग आपको करना आता है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, बस अभी इस समय कैलकुलेशन पे विश्वास होना चाहिए। कोफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास स्टील रोड्स आर दिस वन, ओके। लेंथ ऑफ ब्रास रोड L1 L2 रेस्पेक्टिवली
इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब डिफरेंस को आपने रखा है कांस्टेंट। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 कांस्टेंट क्या होता है 0। कितना सीधा जवाब हो गया डेल्टा L2 इज इक्वल टू डेल्टा L1, यानी कि L1 अल्फा 1 डेल्टा कोई भी टेम्परेचर डेल्टा T, L2 अल्फा 2 डेल्टा T, यानी कि L1 अल्फा n चलता गया और सीधे आंसर तक पहुंचा दिया। L1 अल्फा 1, जल्दी नहीं कर दें, ये नहीं स्क्वायर तो आएगा ही नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर दिस द मीन कोफिशिएंट, आपको मालूम है टेम्परेचर किसी और हिसाब से हो तो D2 मतलब T2 टेम्परेचर पर D1 अपॉन 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ध्यान रखना है मैं T लिख रहा हूँ, केल्विन में सोचना ये सेल्सियस में ही है फॉर्मूले के हिसाब से। चाहो तो इसको अभी आप θ2 कर लो ताकि लफड़ा खत्म हो जाए। थीटा मतलब अपने आप ही अपने सेल्सियस रखा है, वरना बच्चों की आदत होती है इससे कन्वर्ट कर लेते हैं। टी मतलब पूरे फिजिक्स में हमेशा ये नहीं कि केल्विन ही है। हाँ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में और आपके जो स्टीफन लॉ उसमें वहाँ पे केल्विन होता है। हीटिंग लिक्विड कोफिशिएंट एक्सपांशन दिस इन ए कंटेनर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड एक्सपांशन। कंटेनर का मतलब वो सॉलिड हो गया, तो सॉलिड के लिए मुझे दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू जो भी ग्लास सॉलिड है गामा 3, इसका तो गामा बाई 3 है, तो इसका गामा क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा, 3 इंटू गामा बाई 3, इसका मतलब ये ग्लास का आ गया मेरा गामा। और लिक्विड का दे रखा है खुद गामा, ये तो वही बात है शुरू में कहा था। अब अगर इसको आप गर्म कर रहे हो तो एपरेंट एक्सपांशन क्या होगा, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। सॉलिड में कौन है यहाँ पे ग्लास, लिक्विड माइनस गामा ग्लास, ये भी गामा ये भी गामा, जवाब 0। इसका एपरेंट 0, यानी कि लेवल वहाँ पर क्या रहेगा अनचेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा केवल चेक करना है कि गामा बाई 3 से आपने जो अल्फा दे रखा था आपने सॉलिड के लिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन निकाल लिया गामा। सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर, ठीक है। ब्लैक बॉडी टेम्परेचर, यहाँ केल्विन कन्वर्ट करना है, 273 जोड़ दिया, खटाक से क्या हो गया 400 केल्विन। एनर्जी ही रेट एट द रेट ऑफ ई, यानी एक तरह से एनर्जी रेट ये पावर कहलाएगा, ई लिख दिया कोई बात नहीं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ सरफेस एरिया ई रिड्यूस टू ऑफ, इसको भी आधा कर दिया इसको भी आधा कर दिया, एरिया क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, एरिया क्या हो गया A/4 हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर रेज टू 327, अगेन जोड़ा 273, कितना हो जाएगा 600 केल्विन, 273 2-3 बार, ठीक है हो गया। रेट ऑफ इमिशन ऑफ विल बिकम, पहले मैं अपने इस फॉर्मूले पे आ जाऊँ, Q इज इक्वल टू ई टी, मैं यहाँ पे इतना सा बोलूँगा, मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा Q अपॉन T को पावर, ठीक है। इन्होंने E लिख दिया, यहाँ पे हम इसको E मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक एनर्जी यूनिट जूल पर सेकेंड मतलब पावर होती है, क्योंकि रेट ऑफ E एनर्जी रेट यानी कि पावर, इसको E बोल रहा है, अभी हम E मान लेते हैं, ठीक है साहब। तो हमारे इसके हिसाब से फॉर्मूला हो रहा है, एरिया भी आ रहा है, तो A सिग्मा कॉन्स्टेंट है T4 इज प्रोपोर्शनल टू A T4। अब आराम से कर लीजिए। टेम्परेचर एरिया हमारा हो गया 1/4, तो यहाँ पे 1/4 फैक्टर आ रहा है, और टेम्परेचर मेरा हो रहा है यहाँ पे क्या 600 और पहले कितना था 400 पावर 4, तो ये मल्टीपल क्या तैयार होता है, बिंदी बिंदी गई 3/2, तो ये 1/4 देखना मल्टीपल, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी कि 81 और 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 चौक 64। इसका मतलब ये मल्टीपल बता रहा है कि एनर्जी रेट यानी कि एक तरह पावर पहले का 81/64 गुना हो जाएगा। तो हमको भी स्मार्टनेस ऐसे प्रोपोर्शनल करके करना चाहिए। 4 से दिख गया था 2 की पावर 4 इंटू 4, 16 चौक 64। बच्चों यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा प्रिकॉशन के लिए, ये जो आपका सेक्शन है यहाँ पे दो तरह की बात है, एक रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और एक रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो अभी तो दिख रहा था अपना सीधा कि भाई किस रेट से एनर्जी रेडिएट हो रही है, अभी कोई सराउंडिंग की बात नहीं थी, लेकिन सराउंडिंग का अगर आ जाए तो वहाँ क्या पूछा उसको ध्यान से फॉर्मूला यूज़ करना कि आपसे dQ/dt पूछा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा है, या फॉल इन टेम्परेचर का रेट पूछा है जिसको आप dθ/dt या dT/d लिख सकते हो। तो ध्यान से करने से क्वेश्चन आपका ऐसा भी रखा है मैंने
ध्यान से करना। देखें आप पढ़ते हुए ध्यान से, टू स्फीयर रेडियाई रेशियो दे रखा है, ओके, डेंसिटी रेशियो दे रखा है, रेडियस और डेंसिटी, सेम स्पेसिफिक हीट एस सेम है, सेम टेम्परेचर सेम सराउंडिंग आ गया। इसका मतलब ध्यान से देखना क्या, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। अब आप यहाँ जानते हो कि डी क्यू अपॉन डी टी होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये आप जानते हो सिग्मा ए T4 माइनस T04, और इसे हम लिख सकते हैं आगे एम एस डी थीटा अपॉन डी टी सिग्मा ए T4 माइनस T04। आपको डायरेक्ट मालूम भी होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ से देखूंगा तो ये एम एस नीचे चला जाएगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर में इसको लिख भी दूँ, फॉल इन टेम्परेचर में आर एफ, इधर हो जाएगा सिग्मा ए, नीचे आ जाएगा एम एस T4 माइनस T04। अब आप देख सकते हो मास में छुपा है वॉल्यूम डेंसिटी और एरिया ऊपर भी है, क्या क्या कांस्टेंट है, सराउंडिंग भी सेम है, ये भी सेम है, एस भी सेम है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो मेरा रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एम रह गया। और ए अगर ऊपर देखे तो ऊपर है 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे 4/3 पाई आर क्यू है, इसका मतलब और कर ही लेते हैं, वॉल्यूम के अंदर छुपा है मास में वॉल्यूम डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ये सब भी हमेशा कट जाएंगे प्रोपोर्शनल के अंदर, एक नीचे आर रह जाएगा, तो इसका रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर आगे इसको अगर दो में कंपेयर करना हो तो 1 अपॉन रो आर मतलब डेंसिटी और डिपेंड करेगा रेडियस पर, इसलिए आपको दो रेशियो दे रखे, रेडियस और इसका। अब मैं आराम से करता हूँ, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर का मेरा बन गया जवाब यहाँ पर, इसको आप आगे क्वेश्चन के बना लो स्टैंडर्ड इस केस के लिए। अब रेशियो दे रखे हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, दोनों हैं उल्टे तो उल्टा करके लिखना है, 2:1 2:1, ऊपर जाके मल्टीप्लाई के हिसाब से कैसा होगा देख लेना, 1:2 है और एक 2:1 है, समझ गए होंगे आप, जवाब उल्टा होके कट जाएंगे 1:1, क्योंकि एक 1:2 एक 2:1 है। Two spherical bodies, radius 6, radius 18, temperature T1 T2, okay, the maximum intensity in the emission spectrum of A is this one, okay, हमको मालूम जब भी बोले इसका मतलब ये दोनों का कनेक्शन आ रहा है। अब देखना है क्या दिया है, लैम्डा दिया है कि टेम्परेचर दिया है, या लैम्डा दिया है, इन that of B is this one, consider black body, what will the ratio of total energy radiated by that of B, हमको यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी के हिसाब से एरिया आ रहा है, इसके हिसाब से रेडियस है AT4, लेकिन हमको टेम्परेचर रिलेशन नहीं दिया है, तो हमको यहाँ से उल्टा करना होगा, T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, उठा के रख दो यहाँ पर, E इज प्रोपोर्शनल टू A और ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 4। कुछ और है क्या, दे रखा लैम्डा, ठीक है, एरिया स्फेरिकल तो आपका हो जाएगा, और कर दो E इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा 4, आराम से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, R रेशो हो जाएगा, लैम्डा 4 रेशो में दिख रहा है आपको 500 1500, भी बनाना इंपॉर्टेंट था, ये आपका थॉट आ गया, आप कर सकते हैं। इसके बाद द पावर रीड बाय ब्लैक बॉडी इज P, रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ, जैसी बात करते हैं इसका विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी यानी कि ये लैम्डा m का काम कर रहा है ये, तो लैम्डा m T इज इक्वल टू B, द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज टू रेडियस मैक्सिमम एनर्जी अराउंड दिस वन, आप देख सकते हो T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा 0, अगर मेरे लिए 3/4 कर दिया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उल्टा करके 4/3 हो जाएगा, पेन चलता जा रहा है, क्वेश्चन होता जा रहा है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, तो हमको मालूम है E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, अगर ये 4/3 हो गया तो 4/3 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी बात एनर्जी मल्टीपल में, या यूँ कह दो एनर्जी इज इक्वल टू, ये मल्टीपल क्या होगा 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 16 का 16 256 और ये हो गया 81, यानी एनर्जी पहले के इस मल्टीपल में हो जाएगी। हमें रेशो बना के नहीं करना, इस तरह प्रोपोर्शनल में करना है, सीखो इस चीज़ को, टाइम कितना बचता है, जगह भी बचती है।
3 डिस्क A B C हैविंग 2 4 6। अब जब बारी बारी से क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन मार्क कर ही लो यार, रेडिएशन से आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दो चीज़ यूज़ करनी है, लैम्डा mt इज इक्वल टू बी और दूसरा E इज इक्वल टू सिग्मा A T4। अगर हम इसको जूल पर सेकेंड के हिसाब से बोले तो पावर है, वास्तव में इसको P लिखूंगा मैं तो पावर, ढंग से बोल देता हूँ इसको, यहाँ लिखता हूँ पावर। अब आराम से इसको आप दोनों को मिला के जब चाहो लैम्डा m को ला सकते हो t की जगह, क्योंकि b कांस्टेंट है और आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखो अब इस बार क्या कह रहा है, 3 डिस्क के 2 4 6 रेडियस हो गई इनकी, कार्बन ब्लैक आउटर सरफेस, ठीक ठीक मैक्सिमम आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ से कर सकता हूँ पावर इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो हो गया एरिया और t की जगह 1/λ4। अब केवल आपको हल्की सी ट्रिक लगानी है, a आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और नीचे लैम्डा क्या चल रहा है 300 की पावर, बिंदिया तो कटेगी, 3 की पावर 4, दूसरे में 4 की पावर 4 और नीचे 4 की पावर 4, सॉरी स्क्वायर आर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर आएगा, लिख ही दूँ आर स्क्वायर ज़्यादा अच्छा रहेगा तो गलत नहीं होगा, आर स्क्वायर अपॉन लैम्डा m की पावर 4। अब आपको बस प्रोपोर्शनल मल्टीपल देखना है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का 4, क्यों, क्योंकि बिंदिया तो कैंसिल होनी है, हर जगह बराबर बिंदिया चल रही, 4 का स्क्वायर और इसके बाद हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 5 की पावर 4, ये हो गया मेरा 4/81, ये हो गया मेरा 16/256, जो 1/16 हो जाएगा, ये हो गया मेरा 36/25, तो 625 हो गया। अब एकदम लग रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, तो बहुत आसान है, वापस इसका स्क्वायर रूट कर दो कंपेयर करने के लिए। स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया 2/9, 4 का 2 81 का 9, ये हो गया 4/16 और ये हो गया 36 का 6, स्क्वायर रूट कर रहा हूँ कंपेयर करने के लिए कि कौन सी चीज़ का, ये हो गया 25। सभी डेटा को मैंने अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। अब देख सकता हूँ 2/9 यानी ये तो क्या हो गया 1/4.5, ये क्या हो गया 1/ सीधे 4 और ये हो गया 6/25। अगर करता हूँ तो नो डाउट चॉइस यानी कुछ आपका यहाँ पे 4 पॉइंट से समथिंग ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब ये वैल्यू मेरी सबसे कम किसकी दिख रही, 1/4। 1/4 का मतलब कौन, क्योंकि ये 2 है, ये 4 और 6, 1/4 का मतलब बी, तो बी की हमारी इसका में एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्यू बी इज मैक्सिमम। तो ये जो वैरायटी अपन लगातार कर रहे हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। वापस बोल रहा हूँ, ये आपके 2 रूल, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और एक विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, इससे आपका क्वेश्चन कनेक्ट होगा, पक्की बात है। तो बस ध्यान से कर लेना, कहाँ रेडियस है तो उसके हिसाब से एरिया में आर स्क्वायर आएगा और कहाँ पे लैम्डा है में उसके हिसाब से करना है, ध्यान से करना है, इसलिए मैंने इसको बाद में कन्वर्ट भी कर लिया, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये थर्मल फिजिक्स का पार्ट 2 भी पूरा हुआ। और अब क्योंकि धीरे धीरे दिन पास आ रहे हैं, कई बच्चों को डर लगता है, विश्वास डगमगाता है, लेकिन ध्यान रखना डर और विश्वास उल्टे हैं, दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए बस अपना विश्वास रखिए और निडर होकर जाइए, क्योंकि जीत आपका इंतजार कर रही है। ओके, आज का ये गुरु मंत्र बहुत ज़्यादा आपके जीत के विश्वास को बढ़ाएगा। ऑल द बेस्ट।